प्रेमानंद जी महाराज को जानते हो क्या? प्रेमानंद जी महाराज वहां पे गए थे, हाँ उनके यहाँ गए थे, देख लेना। ये जो चंद्रपुर है ना, चंद्रपुर, यहाँ पे भी वैसे 2 बच्चे पैदा हुए। क्लियर? हम लोग उस टाइम पे छोटे छोटे थे, तो उस टाइम पे वो देवी का आशीर्वाद है, कृपा करके वहां पे उनको देखने जाते थे। इम्प्लांटेशन से पहले ब्लास्टोसिस्ट जो रहता है ये कैसे दिखता है ध्यान दें। सबसे पहले मैं तो याद ब्लास्टोसिस्ट हम लोगों ने बना लिया था, चल तो बता ब्लास्टोसिस्ट के पार्ट देख के मत बता, पैदल बोल तो भाई। और जैसे मान लो ये एंडोमेट्रियम का वॉल, ये एंडोमेट्रियम का वॉल हो गया, ये तो पूरा प्लेन सरफेस दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लेन सरफेस में इम्प्लांट डायरेक्ट नहीं होगा। अब होता क्या है, मान लो यहाँ पे आया ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट आया किसके पास में, एंडोमेट्रियम के पास। अब ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एंजाइम सीक्रेट करेगा। क्लियर? एंजाइम सीक्रेट करेगा। वो एंजाइम जो है ये एंडोमेट्रियम में छोटे छोटे स्पेसेस बना दे, खाली स्पेसेस। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि मदर का ब्लड ग्रुप रहेगा वही बेबी का होगा। तो भाई 9 महीने तक बच्चा जो है वो एक मदर के यूट्रस में बढ़ रहा है, ठीक है, और मदर का ब्लड भी उसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। तो कितना ज्यादा सिक्योरिटी में बच्चे का डेवलपमेंट होता है मदर यूट्रस में, ठीक है। फिर तो पिछले वाले क्लास में भाई क्लीवेज हम लोगों ने किया हुआ था, ठीक है, और क्लीवेज का वीडियो जो है ये तुम लोगों का कल तक आ जाएगा। आज में भी आए या कल तक आ ही जाएगा, ठीक। तो जितने लोग का क्लीवेज छूटा हुआ है वो लोग क्लीवेज कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तेरा भी छूटा है? अच्छा तू आई थी भाई, तू आई, ठीक है। चलो, तो इस हिसाब से थोड़ा सा वेट करना, मैं लॉग इन कर दूं। हाँ ठीक है। तो पिछले वाले क्लास में हम लोग का क्लीवेज हो गया था। क्लीवेज में हम लोगों ने जो सेल था या फिर जो तुम्हारा जाइगोट नया बन करके आया हुआ था उसको हम लोगों ने कौन से स्टेज तक लेकर के गए थे, ब्लास्टोसिस्ट तक। 32 सेल स्टेज ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अब 32 सेल स्टेज ब्लास्टोसिस्ट तक पहुंचने के बाद जो तुम्हारा फर्टिलाइज्ड एग रहता है ये कहां पे पहुंच जाएगा, यूट्रस के पास। क्लियर? अब यूट्रस के पास पहुंच गया। यूट्रस के पास पहुंचने के बाद अब उसमें बहुत सारे अलग अलग चेंजेस होंगे और यहाँ पे इम्प्लांटेशन का जो काम रहेगा तुम्हारा कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, अब देखो यूट्राइन वॉल जो रहता है ये पूरा सराउंडेड रहेगा, बीच में एग है, वो वॉल के किसी भी साइड में वो जाकर के अटैच हो सकता है, ऊपर के साइड से भी चिपक जाएगा, साइड से भी चिपक जाएगा, बट यूट्रस मतलब एंडोमेट्रियम के वॉल में वो अटैच होना चाहिए। क्लियर है? तो भाई अलग अलग बुक में इसीलिए बता रहा हूं ये, क्योंकि अलग अलग बुक में तुमको जो इम्प्लांटेड एम्ब्रियो होता है वो तुमको अलग अलग पोजीशंस पे दिखाता है। कहीं कहीं पे ऊपर में उसको चिपका रहेगा, जैसे एनसीईआरटी के बुक में उसको ऊपर में चिपकाया हुआ रहता है, और मैं जितना भी डायग्राम तुमको बताऊंगा वो मैं साइड में चिपकाते हुए दिखाऊंगा। क्लियर? तो कंफ्यूज मत होना कि उल्टा पुल्टा इमेज, ऐसा कुछ नहीं है। वो एंडोमेट्रियम जहां जहां पे मिल सकता है वहां वहां पे इम्प्लांटेशन पॉसिबल है, ठीक है। चलो, तो इम्प्लांटेशन अब देखो ध्यान से, इमेज से ही करवा दें क्या, मतलब डायग्राम से ही करवा देते, चलो इसी में लिखते चलना सीधा। देखो इम्प्लांटेशन करवाने के लिए सबसे पहले बिफोर इम्प्लांटेशन का फेज, इम्प्लांटेशन से पहले ब्लास्टोसिस्ट जो रहता है ये कैसे दिखता है ध्यान देना। सबसे पहले मैं तो यार ब्लास्टोसिस्ट तो हम लोगों ने बना लिया था, चल तो बता ब्लास्टोसिस्ट के पार्ट देख के मत बता, पैदल बोल तो भाई। और और सील सील वो रहता है, वो साइलेंट हो जाता है, बता तो। अच्छा कुछ नहीं, ले भाई। देखो तो एक बार मैं तुम लोग को ब्लास्टोसिस्ट का खाली स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं, ध्यान से देखो, रफली बता रहा हूं, ऐसे ही इसको याद कर लेना जितना याद हो पाए। ये ब्लास्टोसिस्ट बन करके आ गया। इसमें होता क्या है, ये साइड साइड में बहुत सारे सेल्स रहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफ रॉबर्ट्स। ये हो गया सेल्स ऑफ रॉबर्ट्स। इनका जो कॉम्बिनेशन में जो ये लेयर फॉर्म हुआ है, इस लेयर को बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट।
इनका इनका जो कॉम्बिनेशन बना इसको क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। और इस कंडीशन में आते तक ये जो सेल था ये 32 सेल स्टेज से ऊपर जा चुका है। क्लियर, 32 सेल स्टेज। तो सारे के सारे सेल्स जो थे वो जब यूटेरस से बहुत सारे एंजाइम्स निकल करके आते हैं तो सारे एंजाइम्स मिल करके जितने भी इनर सेल मास होता है उसको कलेक्टिवली एक जगह पे ले जाते हैं। तो एक जगह पे आ गया और बाकी जो खाली जगह बचा हुआ है इसको बोलते हैं ब्लास्टोसेल, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसेल। COELE होता है, वो साइलेंट रहता है उधर। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसेल। और इतना ही तो होता है भाई, इतना ही बस याद रखना है उसमें से। ये क्या था तुम्हारा, इसको याद रखो, अभी इसी का काम आएगा। ये पूरा लेयर क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। क्लियर, ये पूरा लेयर क्या हो जाएगा, ट्रोफोब्लास्ट। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। आगे देखो, अब इतना याद हो जाएगा ना, बस ये याद रखे रहना। इनर सेल मास सब जगह पे, सारे इनर सेल मास जो रहते हैं वो एक जगह पे कलेक्ट हो जाते हैं। क्यों, बोल क्यों, अभी बताया था। फिर इनर सेल मास जो है वो एक जगह पे कलेक्ट क्यों हो गया, प्लांटेशन बोल दो। हाँ, यूट्रस एंजाइम सीक्रेट करता है। अब जो है, अब जो है याद करो, जब हम लोगों ने क्या देखा हुआ था, मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा हुआ था। मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बनाने के टाइम पे मैंने तुमको 14 डे के बाद का फेज बताया था, जिस टाइम पे एंडोमेट्रियम जो था ये अच्छा खासा वेल डेवलप्ड कंडीशन में रहता है और उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा ग्लैंड्यूलर अपीयर होता है और बहुत ज्यादा सिक्रेटरी फेजेस से वो वहां से पास होता है। और सिक्रेटरी फेज बोलने का मतलब उस टाइम पे जब एंडोमेट्रियम तुम्हारा अच्छे से मेंटेन रहेगा, एंडोमेट्रियम वॉल वहां से बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट करता है ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए और इम्प्लांटेशन हो जाए तो आगे का जो प्रोसेस है ये फर्दर कंटिन्यूटी में रहे, ब्रेक ना हो और साइकिल जो है वो रिपीट ना हो। क्लियर, क्लियर। तो इस हिसाब से एंडोमेट्रियम का वॉल जो है ये तुम्हारा उसको फिर नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेगा जो भी वहां पे इंप्लांटेड एम्ब्रियो होने वाला होगा। क्लियर, तो इस हिसाब से पहले देखो बिफोर इंप्लांटेशन जो है ट्रोफो, ये क्या था, ब्लास्टोसिस्ट। क्या था, ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट जो बन करके आया हुआ है, अब इसमें कुछ कुछ चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे, मैं साइड वॉल में इसको अटैच करवा रहा हूं, ध्यान देना। ये पहले ये पूरा का पूरा गोल स्ट्रक्चर में देखे हुए थे, अब यहां से ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर बाहर आ जाते हैं। क्लियर, और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्ट कौन सा है, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट जो रहता है ये इस टाइप से हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रोड्यूस करेगा। क्लियर, ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, इसको कोरियोनिक विलाई बोलते हैं भाई। इसको क्या बोला जाता है, कोरियोनिक विलाई। इतना क्लियर हो गया, ये है कोरियोनिक विलाई। और इसके इनसाइड में अभी भी वो जितने इनर सेल मास वगैरह है वो सब अंदर में है, अभी उसको हम लोग नहीं छेड़ रहे, नहीं कुछ कर रहे, रहने दो। ये ये हो गया कोरियोनिक विलाई। ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट। अंदर के जो भी मटेरियल्स हैं उसको रहने दो, अभी उसको हम लोग देखेंगे बाद में। और ये जो कोरियोनिक विलाई है ये कौन फॉर्म किया हुआ है, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो यहां पे लिखना फॉर्म्ड बाय ट्रोफोब्लास्ट। और यही पार्ट जाकर के तुम्हारे एंडोमेट्रियम वॉल से अटैच हो, यही पार्ट एंडोमेट्रियम वॉल से अटैच होगा। इतना क्लियर हुआ क्या, ये इतना समझ में आ गया। अब देखो इसका हम लोग एक बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं और एंडोमेट्रियम के साथ में अब इसको कंटिन्यू करते हैं, ध्यान देना। देखो अब वो तो बिफोर इंप्लांटेशन उसमें वो चेंजेस आ गया, अब इंप्लांटेशन कैसे हो रहा है ये ध्यान दो। सबसे पहले मैं इस टाइप से ये कोरियोनिक विलाई निकल करके सामने आ गए।
इसके बाद ध्यान देना, ये जो तुम्हारा ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट अब एंजाइम सीक्रेट करता है, एंजाइम सीक्रेट करेगा ताकि जो एंडोमेट्रियम वॉल है, जैसे मान लो ये एंडोमेट्रियम का वॉल है, ये एंडोमेट्रियम का वॉल हो गया, ये तो पूरा प्लेन सरफेस दिख रहा है अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लेन सरफेस में इंप्लांट ये डायरेक्ट नहीं होगा। अब होता क्या है, मान लो यहाँ पे ये आया ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट आया किसके पास में, एंडोमेट्रियम के पास। अब ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एंजाइम सीक्रेट करेगा, क्लियर, एंजाइम सीक्रेट करेगा। वो एंजाइम जो है ये एंडोमेट्रियम में छोटे छोटे स्पेसेस बना देंगे, खाली स्पेसेस, मतलब वो क्ले जानते हो ना, अरे बालू होता है ना, बालू, उसमें ऐसे उंगली को जब धंसाओगे तो गड्ढा बनेगा कि नहीं बनेगा, और तुम्हारा जो उंगली है वो उसी टाइप का स्ट्रक्चर में रहेगा, क्लियर। सेम वैसे ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो गया, और उस टाइप का जो गैप्स बनने वाले रहेंगे वो किसमें बनेगा, एंडोमेट्रियम में। किसमें बनेगा वो, एंडोमेट्रियम में। तो वो गैप्स या स्पेसेस कब फॉर्म होता है, जब एंडोमेट्रियम, जब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या क्या सीक्रेट करे, एक एंजाइम, ठीक है। तो यहां पे लिखना, अच्छा इसको लिखेंगे बाद में, पहले सुन लो समझ लो, फिर आराम से लिखेंगे एक एक। ये इतना क्लियर हो गया होगा, इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, एंडोमेट्रियम का वॉल यहां पे है, ये अभी एंडोमेट्रियम का वॉल है, ये एंडोमेट्रियम के वॉल के पास पहुंच गया। पहुंचने के बाद अब ये यहां पे क्या क्या बनाने वाला होगा, स्पेसेस, खाली जगह। ये बीच में खाली जगह मिल गया। जैसे ही खाली जगह मिलेगा, अब ये क्या करेगा, यहां पे इंप्लांट होगा, इंप्लांटेशन का प्रोसेस, ये सब आओ भाई, ये इसमें इंप्लांट हो गया, अंदर की तरफ चला गया, खाली स्पेसेस बने, ये अंदर की तरफ चला गया। अब यहाँ पे ये जो एंडोमेट्रियम का वॉल है, इसके टोटल 3 पार्ट्स बनते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले मैं ये रीजन जो कि स्पेस प्रोवाइड किया था इंप्लांटेशन के लिए, इसको इसको तो खैर हम लोग बोलते हैं डेसिडुआ, जो एंडोमेट्रियम रहता है उसको क्या बोला जाता है, डेसिडुआ। अब डेसिडुआ के टोटल 3 पार्ट्स, कैसे, ध्यान देना। ये जो पार्ट है जो इंप्लांटेशन के लिए बेस प्रोवाइड किया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं डेसिडुआ बेसिलिस। ये हो गया डेसिडुआ बेसिलिस। इसके बाद जब ये अंदर की तरफ आ जाता है, जब ये अंदर की तरफ आ जाता है, तो यहां से ये धीरे धीरे इस टाइप से इधर एक्सटेंड होता है। जो ये डेसिडुआ है, ये इसको धीरे धीरे करके पूरा अपने अंदर में कवर कर लेता है। डेसिडुआ इसको कवर कर लिया, तो डेसिडुआ का वो पार्ट जो इसको कंप्लीटली कवर कर लिया, अपने अंदर में ले लिया है, इसको हम लोग बोलते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस। कैप्सूल है ना, कैप्सूल, कैप्सूल रखने के लिए काम आता है, तो इसीलिए इसको बोलता है डेसिडुआ कैप्सुलरिस। ये नाम नहीं भी याद करोगे तो भी चल जाएगा, बुक में नहीं दिया कुछ भी। डेसिडुआ कैप्सुलरिस, क्लियर। और ये जो पार्ट एक्स्ट्रा बाहर में बचा हुआ है, जो आगे का एंडोमेट्रियम का वॉल रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं डेसिडुआ पेराइटलिस। इसको बोला जाता है डेसिडुआ पेराइटलिस, क्लियर। तो ये टोटल 3 पार्ट्स आ जाएंगे भाई यहां से। अब ध्यान दो यहां पे एक और चीज, यहां पे जो ये फॉर्मेशन हुआ है, ये जो फॉर्मेशन हुआ है, ये बेसिकली तुम्हारे 2 पार्ट्स का लेयर बनेगा। एक मदर का पार्ट जो कि उसका यूटेराइन, सॉरी यूटरस का एंडोमेट्रियम का लेयर होने वाला रहेगा, और दूसरा फीटस का पार्ट। फीटस का कौन सा पार्ट आया हुआ है यहाँ पे, कोरियोनिक विलाई, क्लियर। तो मदर का एंडोमेट्रियम या फिर डेसिडुआ, डेसिडुआ बेसिलिस, और फीटस का कौन सा, कोरियोनिक विलाई, दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद में। और फ्यूज हो जाएंगे तो पहले ये कौन से स्ट्रक्चर में दिख रहा है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में। जब फ्यूज हो जाता है तो ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, समझ में आ गया। तो इसी शेप को हम लोग बोलते हैं मेटाडिस्कॉइडल शेप। क्या बोलेंगे उसको, मेटाडिस्कॉइडल शेप। और मेटाडिस्कॉइडल शेप जो रहता है ये तुम्हारा होता है प्लेसेंटा का। तो यही आपस में फ्यूज होकर क्या फॉर्म करने वाले हैं, प्लेसेंटा। आया समझ में ये, क्लियर। चलो इतने का पहले लेबलिंग उड़ाओ। ये हो गया डेसिडुआ। इसके बाद इसको तो डेसिडुआ पेराइटलिस बोल लिए। यहां से ये व्हाइट पार्ट में जो दिखेगा तुमको, ये हो जाएगा क्या, कोरियोनिक विलाई।
क्लियर, ये हो गया कोरियोनिक विलाई। और इस साइड में ये डेसिडुआ है, और इसका कॉमन पार्ट जो आया हुआ है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये डेसिडुआ बेसिलिस, रेड पार्ट। और ये जो कॉमन पार्ट आया हुआ है ये बनाएगा तुम्हारा प्लेसेंटा। ये तुम्हारा आगे चल करके बनाएगा प्लेसेंटा। आया इतना समझ में? ठीक है, इतने को पहले जल्दी उतारो। अब ध्यान देना। अच्छा चलो, उसको हार्मोनल में ही बता देंगे, यहाँ पे बताएंगे एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा। प्लेसेंटा अब यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है। क्लियर, प्लेसेंटा अब यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है। तू पूछी थी क्या कि प्रोजेस्टेरॉन जाएगा तो फिर प्रेगनेंसी के बाद मेंटेन कैसे होगा? हाँ नहीं, कॉर्पस लूटियम हाँ क्या होता है पूछी थी, तो प्रेगनेंसी के बाद कॉर्पस लूटियम अब मेंटेन होगा। एलएच तो बीच में आता है। अब यहीं से एचसीजी रिलीज होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, यहीं से क्या रिलीज होगा? एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। वही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के जैसा काम करने वाला है। क्लियर, पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करेगा। कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहेगा तो फिर वहां से प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा, प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा तो ये एंडोमेट्रियम वॉल वहां पे मेंटेन रहेगा फिर। ठीक है, तो ये अभी सीक्वेंस देखेंगे आगे में, पहले इतने को बनाओ। बायो वालों क्लास संडे को भी है। उस दिन विसर्जन में नहीं आओगे? विसर्जन करोगे क्या संडे? मोस्टली तो होगा भाई। चलो ठीक है, देखते हैं जो भी होगा, टाइम देखेंगे। ये क्लियर हुआ क्या? ये समझ में आ गया होगा। तो ये होता है भाई इम्प्लांटेशन। और जब ये इम्प्लांटेशन होता है तभी बोलते हैं एक फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हुई है। क्लियर, तभी उसको क्या बोलेंगे? एक फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हुई है। क्लियर। एक चीज और तुम लोग को मैं लिखाना भूल गया था, वो वाला पार्ट को निकालो। तो जहां पे मैंने तुमको मेल प्रो न्यूक्लियस और फीमेल प्रो न्यूक्लियस लिखाया पिछले वाले क्लास में, तुम लोग नहीं थे। फर्टिलाइज हो गया, सुन लो अब सुन लो। फर्टिलाइजेशन होने के बाद स्पर्म का हेड जो है ये एंट्री करता है कहां पे? एग के इनसाइड। क्लियर, तो एग में सबसे पहले वो एंट्री कहां पे लेगा? साइटोप्लाज्म। कहां पे? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जैसे ही स्पर्म साइटोप्लाज्म में एंट्री लेता है, याद करो हम लोग मियोसिस टू कंप्लीट नहीं करवाए हैं। ठीक है, तो वहां पे लिखो जैसे ही स्पर्म साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आता है वहां पे फिर मियोसिस कंप्लीट होता है। उसमें लिख लो एज स्पर्म रीचेस टू साइटोप्लाज्म ऑफ द एग या फिर ओवम, देन मियोसिस टू कंप्लीटेड, मियोसिस टू कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर होगा भाई फ्यूजन। तो हम लोगों ने ऊपर में बनाया था मेल प्रो न्यूक्लियस और फीमेल प्रो न्यूक्लियस, और नीचे वाले डायग्राम में दोनों को फ्यूज करवाए थे। दोनों वाले डायग्राम में नीचे में फ्यूज करवाए थे। तो फ्यूजन से पहले क्या होगा? मियोसिस टू कंप्लीट। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? आगे देखो। तो ये बना लिए, ये पूरा बनाए हो। आगे अब देखो, इम्प्लांटेशन तो हो गया। इम्प्लांटेशन होने के बाद अब हम लोग को दो तीन अलग अलग एलिमेंट्स देखने हैं। सबसे पहले तो इसका ये क्या डेवलपमेंट हो रहा है वो देखेंगे, और फिर जो एम्ब्रियो आया हुआ है वो कैसे डेवलप करेगा वो देखेंगे। तो पहले इधर वाले पार्ट को कंप्लीट करते हैं, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखते हैं। क्लियर, तो इनको पहले निपटाओ। देखो अब जब ये आया हुआ है यहाँ पे, तो पहले तो जायगोट के केस में था, जायगोट से एम्ब्रियो बनने वाला रहेगा। तो जायगोट जो रहता है भाई, ये तुम्हारे दो टाइप से अपियर होता है। यहाँ पे ट्विंस का केस समझ में आता है क्या? ट्विंस जो निकल बनते हैं,
ट्विंस होते हैं तो दो टाइप के ट्विंस होते हैं, एक मैटरनल ट्विंस और एक फ्रेटर्नल ट्विंस। पता है, दो टाइप के ट्विंस ऐसे होते हैं जिसमें से एक टाइप में दोनों ही ट्विंस एक दूसरे से कंप्लीटली आइडेंटिकल होते हैं, मतलब रिजेंबल करते हैं। उनका क्या बोलना चाहिए, फेस भी तुमको वैसे ही दिखेगा, बॉडी साइज हाइट वगैरह सब कुछ वैसे ही रहता है, वो होते हैं मैटरनल ट्विंस। क्लियर। और एक होते हैं तुम्हारे दूसरे टाइप के ट्विंस जिसमें कि बच्चे दोनों तो एक साथ में बड़े होते हैं, मतलब कि उनका फिटल डेवलपमेंट भी एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट भी सब कुछ साथ साथ चलते जाएगा। पैदा होने के बाद दोनों, मतलब कि दोनों अलग अलग सेपरेटली ही डेवलप होते रहते हैं, और पैदा होने के बाद दोनों आइडेंटिकल नहीं रहते, मतलब पहले से आइडेंटिकल नहीं रहते हैं भाई। ठीक है, पहले से आइडेंटिकल नहीं रहते हैं, और जब अपीयर होते हैं, जब पैदा हो जाते हैं, तो दोनों ही केसेस हो सकता है, मतलब वो लड़के लड़के भी हो सकते हैं, दोनों दोनों एक लड़का एक लड़की भी हो सकती है, दोनों लड़की लड़की भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं होंगे। तो ये दो केसेस आते हैं, एक में आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, दूसरे में नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। चलो तो निपटा ही देते हैं इसको, लिखो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, ट्विंस। हाँ, वो फिर जब डेवलपमेंट होते रहता है उन लोगों का, वो मोनोजाइगोटिक का केस रहता है। डेवलपमेंट जब होते रहता है तो उस टाइम पे बॉडी ऑर्गन जो रहते हैं वो सेपरेट नहीं हो पाते। क्लियर। जिनमें सेपरेट हो जाते हैं वो लोग दो नए इंडिविजुअल्स बन करके आएंगे, और कुछ बच्चे जो रहते हैं वो फ्यूज हो गए रहते हैं, फ्यूज हो गए रहते हैं। कोई लोग पेट से जुड़ गए रहते हैं, कोई लोग गर्दन से जुड़ गए रहते हैं, मतलब गर्दन दोनों का हेड अलग अलग रहता है और इसके नीचे का बॉडी पूरा सेम रहेगा। किसी लोग का पेट तक का दोनों का बॉडी अलग अलग रहता है, फिर कमर से नीचे पूरा एक ही बॉडी रहता है। तो ऐसे फ्यूज कंडीशन में रहता है। जब बॉडी जो रहता है ये प्रॉपरली क्या बोलना चाहिए, एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट के कंडीशन में या उस स्टेज में सेपरेट नहीं हो पाते। क्लियर। ये सब हम लोग देखेंगे आगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, थोड़ा मोड़ा उधर डील करेंगे, उसमें दोनों का दिमाग काम करता है। हाँ, ये देखा है क्या ऐसे? नहीं देखा है, बता रहा हूं। प्रेमानंद जी महाराज को जानते हो क्या? प्रेमानंद जी महाराज वहां पे गए थे, हाँ उनके यहाँ गए थे, देख लेना। ये जो चंद्रपुर है ना, चंद्रपुर, यहाँ पे भी वैसे दो बच्चे पैदा हुए। क्लियर। हम लोग उस टाइम पे छोटे छोटे थे, तो उस टाइम पे वो देवी का आशीर्वाद है, कृपा है करके वहां पे उनको देखने जाते थे। हम लोग खुद गए थे देखने के लिए, पूरे मोहल्ले वाले गाड़ी में। ठीक। तो अफवाह भी उड़ाते हैं भाई। ठीक है। तो हाँ 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 हाँ, नहीं, हाँ, पैर जो है वो दोनों के कंट्रोल में आएगा। हाँ हाँ, मतलब कि जितना पार्ट फ्यूज हुआ रहता है वो पार्ट दोनों के कंट्रोल में रहता है, और जितना पार्ट अनफ्यूज रहता है वो इंडिविजुअल कंट्रोल में रहता है। जैसे मान ले कमर से नीचे दोनों के चिपके हुए हैं, ठीक, तो इसका हाथ वो नहीं हिला पाएगा। क्लियर। हाँ, लेफ्ट पैर दोनों अपना इंडिविजुअली हिला पाएंगे, इसका दिमाग हिलाने का लेफ्ट पैर को कर रहा है तो ये लेफ्ट पैर को आगे पीछे कर सकता है भाई। ठीक है। बाकी ऐसे जो बच्चे रहते हैं मोस्टली इनका जितना पार्ट फ्यूज हुआ रहता है वो फंक्शनिंग ही नहीं होता, मतलब कि फिजिकली फंक्शनिंग नहीं रहता। अब जैसे वो दो बच्चों की बात करें, वो लोग ना चल पाते हैं, कमर से नीचे दोनों का फ्यूज है, चल नहीं पाएंगे। ठीक है, चल नहीं पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे। तो फ्यूज पार्ट जो रहता है वो जनरली फंक्शनिंग नहीं होता इन जनरल बोलो। क्लियर। तो ये सब होता है भाई ट्विंस के केस में। तो देख लो, ट्विंस जो रहते हैं, ट्विंस हम लोग को दो टाइप के ट्विंस देखने हैं। एक को हम लोग बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, क्लियर, और एक को बोलते हैं हम लोग डाइजाइगोटिक ट्विंस। ठीक। अब ध्यान दो, मोनोजाइगोटिक ट्विंस के केस में होता क्या है, ऐसे समझो, ये एग है, एक यहां पे आया स्पर्म, स्पर्म अंदर गया, ये एग हो गया फर्टिलाइज। फर्टिलाइज होने के बाद अगर ये दो सेल्स में टूटता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ये जो दोनों ट्विंस आते हैं ये दोनों तुम्हारे आइडेंटिकल होने वाले रहेंगे, क्योंकि एक जायगोट से दो एम्ब्रियो बन करके निकले हैं, समझ लो। क्लियर। तो ये दोनों कैसे होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। इसमें हुआ क्या है, एक ही फर्टिलाइजेशन हुआ है। फर्टिलाइजेशन कितना हुआ है, एक, और उसके बाद ये डिवाइड होकर के क्या दो नए एम्ब्रियो बना लिए। दूसरा,
मान लो कि किसी फीमेल में 2 एग रिलीज हुए हैं, ठीक है, मान लो किसी फीमेल में 2 एग रिलीज हुए हैं, अरे दोनों फैलोपियन ट्यूब से एक एक एग अभी एज्यूम कर लो, 2 एग रिलीज हुए हैं, भाई स्पर्म एक तो जाता नहीं है, स्पर्म तो सैकड़ों में पहुंचते हैं फैलोपियन ट्यूब के पास। फैलोपियन ट्यूब पहुंचते पहुंचते स्पर्म का नंबर कितना रहता है? बोल इधर बोल, पगला गई है क्या? 20 से 20 बोल दो भाई, हैं? हम लोग स्पर्म की बात कर रहे हैं भाई, वो ब्लास्टोसिस्ट पहुंच गया, मॉर्यूला स्टेज। कितने स्पर्म पहुंचते हैं बोल, हैं? अब पैदल अभी अभी बोला मैं, एक तो पहुंचते नहीं है, मतलब ज्यादा पहुंचते होंगे ना भाई। एक कितने? अरे पैदलो, जब वजाइना में स्पर्म डिपॉजिट हुआ रहता है उस टाइम पे 200 to 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, फिर वो वेजिनल ट्रैक्ट को क्रॉस करते हुए, सर्विकल केनाल को क्रॉस करते हुए ये लोग, फिर यूट्रस को क्रॉस करते हुए ये लोग पहुंचेंगे फैलोपियन ट्यूब के पास। स्पर्म को जिंदा रहने के लिए बेसिक मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन फीमेल वजाइना का इनसाइड का जो एनवायरमेंट रहता है वो एसिडिक होता है, एसिडिक होने की वजह से वहां पे स्पर्म वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाते। फिर डीकैपेसिटेशन फैक्टर देखे हुए के वो 48 आवर का टाइम देता है, तो उसमें स्पर्म वहां पे बहुत सारे खत्म हो जाते हैं, और फाइनली 200 से 300 से 400 आसपास के कुछ स्पर्म पहुंचेंगे एग के पास, कुछ हंड्रेड्स में। आगे समझ में? अब मान लो 2 एग रिलीज हुए हैं, एक एग इस वाले फैलोपियन ट्यूब में उठा लो, दूसरे एग को इस वाले फैलोपियन ट्यूब में उठा लो, इधर से एक स्पर्म गया इसको फर्टिलाइज कर गया, इधर से एक स्पर्म गया इसको फर्टिलाइज कर गया। अब भाई 2 अलग अलग स्पर्म जाकर के फर्टिलाइज किए हुए हैं, तो दोनों स्पर्म का जो प्लॉइडी है वो किस टाइप का तुमको पता है क्या? अरे मेल का प्लॉइडी किस टाइप का पता होगा क्या? क्योंकि स्पर्म जो रहता है ये एक X+23 रहेगा, सॉरी 22 रहेगा, और एक स्पर्म जो रहेगा ये Y+22 रहेगा, और ये दोनों के स्पर्म के जो नंबर्स रहेंगे, जैसे मान लो 200 स्पर्म यहाँ पे पहुंचे हैं, तो अप्रोक्सीमेट 100 स्पर्म इस टाइप के रहने वाले रहेंगे, और अप्रोक्सीमेट 100 स्पर्म इस टाइप के रहने वाले रहेंगे। अब भाई 100 स्पर्म में से कौन सा स्पर्म इसको फर्टिलाइज किया, कौन सा इसको फर्टिलाइज किया, पता चल रहा है क्या? कोई भी आगे पीछे जा सकता है। मान लो इसके पास ये वाला स्पर्म जाकर के फर्टिलाइज किया, तो ये तो फीमेल का बनाएगा फिर, और ये स्पर्म जाकर के इसको फर्टिलाइज किया, तो ये क्या बनाएगा? मेल बनाएगा। दोनों ही जाइगोट आकर के अब एक साथ में कहां पे इंप्लांट हो गए? यूट्राइन वॉल में, एंडोमेट्रियम में इंप्लांट हो गए, तो वो जो दोनों ट्विंस बनकर के आएंगे वो कैसे होंगे? नॉन आइडेंटिकल। और जो सेम जाइगोट टूट करके 2 एम्ब्रियो बनाया हुआ था, उसमें से जो नए ट्विंस बनेंगे वो आइडेंटिकल, क्योंकि वो सेम। अब देखो फर्टिलाइजेशन हो गया, 44 प्लस एक्स वाई का कंडीशन मान लो आया हुआ है, ठीक है, 44 प्लस एक्स वाई का कंडीशन आया आफ्टर भाई बनेंगे ना 2n, तो डिप्लॉयड कंडीशन में ऐसे दिखाओगे। अब ये जाइगोट जब डिवाइड होगा तो ये माइटोसिस करेगा, माइटोटिकली डिवाइड होगा, और तब के केस में आइडेंटिकल डिवीजन होता है, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं। तो आइडेंटिकल जो डॉटर सेल्स बनेंगे इसमें से ये भी क्या बनाएगा? एक्स वाई प्लस 44 लिखेंगे क्या? 44, और ये भी क्या बनाएगा? एक्स वाई प्लस 44, और ये अगर एक्स एक्स रहता तो ये भी क्या बनाता? एक्स एक्स प्लस 44, ये भी क्या बनाता? एक्स एक्स प्लस 44। आया समझ में? ये क्लियर? तो ध्यान देना, ये जो मोनोजाइगोटिक का केस आया है इसमें 2 स्पर्म इन्वॉल्व हुए हैं क्या? कितने स्पर्म इन्वॉल्व हुए हैं? सिर्फ एक। तो इस टाइप के जो ट्विंस आते हैं ये सिर्फ और सिर्फ मदर के बॉडी के इनसाइड में डिवीजन होने की वजह से बना हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैटरनल ट्विंस। क्लियर? और जो 2 अलग अलग एग को फर्टिलाइज किए हुए, तो उसमें 2 डिफरेंट स्पर्म आए थे, और 2 डिफरेंट स्पर्म फर्टिलाइज करके 2 ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, तो वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका हो गया? फादर का, क्योंकि फादर के 2 स्पर्म आए ना भाई, और 2 अलग अलग एग को फर्टिलाइज किए हुए, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। क्लियर? फ्रेटर्नल ट्विंस नॉन आइडेंटिकल होते हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों ही मेल हो, एक मेल एक फीमेल भी हो सकती है। नॉन आइडेंटिकल होते हैं बोलने का मतलब दोनों का चेहरा, हाइट वाइट ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे इतना समझ में? और जो आइडेंटिकल ट्विंस रहते हैं इनका बॉडी तो सेम रहता ही है, मोस्टली थॉट प्रोसेस भी मिलते हैं। क्लियर? क्योंकि भाई उसी टाइप का उन लोग का जेनेटिक मटेरियल होने वाला रहेगा, तो सिमिलैरिटी आ जाता है उसमें। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि एक बच्चे को दूसरे से अलग कर दो तो दोनों बीमार पड़ जाते हैं। हाँ क्लियर? नहीं, वो मूवी वगैरह का मत सोच लेना, फिर मूवी में एक्स्ट्रा दिखाते हैं। हाँ, अब भाई मूवी में तो एक जुड़वा अगर हाथ चला रहा है, दूसरा भी ऐसे दूसरे को ठोक रहा है,
ये नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है भाई। क्लियर। हाँ, ये हो सकता है कि दो भाई जैसे मान लो मैटरनल ट्विंस है, एक को इच्छा हो रहा है किसी को, मतलब एक का किसी के ऊपर में गुस्सा आ रहा है, तो हाँ हो सकता है कि दूसरे को भी थोड़ा मोड़ा गुस्सा आ जाए। ठीक है। और क्योंकि दोनों का जेनेटिक मटेरियल भी लगभग लगभग सेमी टाइप का होता है, तो बुखार भी होता है तो लगभग लगभग सेमी टाइम पे हो जाता है दोनों को। एक को बुखार हुआ तो दूसरा भी बुखार में आ जाता है। हाँ, मोस्टली केसेस में हो जाता है। ये मत समझना कि एक के इन्फ्लुएंस में दूसरे का हो रहा है, नहीं। एक का बॉडी स्ट्रक्चर, उसका फॉर्म ही ऐसा हुआ है, और दूसरा का भी बॉडी स्ट्रक्चर उसी से रिजेंबल कर रहा है। बुखार आएगा तो भाई वैसे ही इंपैक्ट डालेगा दोनों के ऊपर में। और नॉन आइडेंटिकल रहेंगे तो दोनों इंडिविजुअल है, दोनों में कंप्लीटली डिसिमिलैरिटी रहेगा। फिर आ गया ये समझ में? ठीक है, चलो तो इसको लिखो भाई। अब मोनोजाइगोटिक के केस में होता क्या है, ये है तुम्हारा 2n डिप्लॉइड, ये 2n डिप्लॉइड, और यहां से तुम्हारे दो 2n बन करके आएंगे, और ये क्या हो जाएगा, मैटरनल ट्विंस। ये कैसे बनेंगे, आइडेंटिकल। वहीं इधर की अगर बात करोगे तो एक स्पर्म जाएगा एक एग के पास, दूसरा स्पर्म जाएगा दूसरे एग के पास, दोनों फर्टिलाइज होंगे इंडिविजुअली, दोनों का इम्प्लांटेशन भी होगा अलग अलग, और साथ में दोनों फिर नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे 2n, और ये 2n, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन आइडेंटिकल। इसको बोला जाएगा नॉन आइडेंटिकल। हाँ, जरूरी नहीं है, किसमें का बोल रहा है, आइडेंटिकल में सब कुछ सेम हो जाएगा मोस्टली। हाँ हाँ हाँ, वो तो खैर बात की बात होती है, फिर तो वो फिजिकल क्या बोलते हैं, फिर वो एनवायरमेंट में आने के बाद के वो चेंजेस है। अब भाई पेरेंट्स मान ले, समझ लिए कि दोनों ट्विंस में से एक को भूखा मार दे दूसरे को खाना दे, तो वो लोग कर सकते हैं, एक फिर दुबला पतला हो जाएगा और दूसरा आटा कट्टा हो जाएगा। अब भाई एक को खाना खिलाओगे दूसरे को कम खिलाओगे, तो उसका पेट का जो क्या बोलना चाहिए डाइजेस्टेड फूड रहेगा, वो वाईफाई से दूसरे के में थोड़ी चला जाएगा। पहचान लेते हैं भाई, अब पता नहीं कैसे पहचानते हैं तुम लोग। अच्छा वो नहीं आ रहे हैं, वो दो बच्चे और थे 9th में, वो लोग है, वो लोग आते तुमको दिखाता। पगला गई है क्या, मैं 1 साल तक पढ़ाया हूं उनको। नहीं आते पहचान में, लड़के लोग दो ठो। हाँ, ये जो सामने का बिल्डिंग है ना, हाँ यहीं पे रहते हैं वो लोग। पूरा आइडेंटिकल है भाई, पूरा आइडेंटिकल, नहीं पहचान पाओगे। लिख लिए क्या, चलो। अब ट्विंस के, अच्छा वो बचाया है, जल्दी बना भाई। ट्विंस के बाद फिर अब आगे बढ़ेंगे यहां से। हाँ, नहीं होता वो। देख, अब इंसान अगर दुनिया में आ गया तो भाई वो जितना भी आइडेंटिकल फिजिकल बेसिस पे रहे, मेंटली वो आइडेंटिकल हो ही नहीं पाएंगे। थॉट प्रोसेस चेंज हो ही जाता है, और थॉट प्रोसेस जो है वो तुम्हारे एनवायरमेंट के हिसाब से आता है, वो तुम्हारे जेनेटिक क्या बोलना चाहिए उसको, अरे जीन्स में क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, म्यूटेशन। क्लियर। तो जीन म्यूटेशन हो सकता है, उसमें भी चेंज हो जाएगा, तो बहुत सारे फैक्टर्स आगे चल करके आ सकते हैं, वो डिपेंड करेगा एनवायरमेंट पे। कंप्लीट हो गया पूरा। तो भाई इसमें लिख लेना, ये मोनोजाइगोटिक कैसे हुआ है, समझ में आया है ना, मतलब एक ही स्पर्म फर्टिलाइज हुआ है, एक ही एग, इसमें लिख लो सिंगल एग फर्टिलाइज्ड। और इसमें क्या हो जाएगा, 2 एग्स फर्टिलाइज्ड। इसमें 2 एग्स फर्टिलाइज्ड, मोनोजाइगोटिक। हो गया क्या, इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान दो, ये जो पार्ट बनाए हुए थे ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, ये प्लेसेंटा। क्या बनाएंगे, ये प्लेसेंटा। क्लियर है। तो अब हम लोग देखें, बाकी ये सारे पार्ट्स तो क्लियर हो चुके रहेंगे।
ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भाई प्लेसेंटा। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड देखे हुए हो क्या? है कहां पे? कहां पे? हॉस्पिटल में? अरे पैदल तू कहां देखी है? तो हॉस्पिटल में अम्बिलिकल कॉर्ड ना देखे रहेगी? कहां पे? अरे मेरे बोलने का मतलब है नहीं समझ रहे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रियलिटी में देखे होगी, मैं बोल रहा हूँ इमेज डायग्राम कुछ भी देखे जाने सुने हो क्या? हाँ वही पूछ रहे हैं। हाँ क्यों नहीं, तो फिर पहले इमेज दिखाऊंगा ना भाई। हाँ तो देखे हो तो आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, रुक जा, अभी बच्चा पैदा होने दे फिर देते हैं पार्टी। परसों तक करवा रहे हैं। ये हुआ। अब आगे नेक्स्ट हेडिंग लगाओ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा क्या रहता है? ये तुम्हारा दो, मतलब कि मदर 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 का कौन सा पार्ट? डेसिडुआ। और फीटस का कौन सा पार्ट? कोरियोनिक विलाय। दोनों आपस में फ्यूज होकर के क्या बनाएगा? प्लेसेंटा। ठीक है, तो लिखो फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ फीटल कोरियोनिक विलाय। क्लियर? इसका जो शेप रहता है इसको हम लोग बोलते हैं मेटाडिस्क्वाइडल शेप। इसके शेप को क्या बोलते हैं? मेटाडिस्क्वाइडल शेप। मेटाडिस्क्वाइडल शेप किसको बोला जाता है? ऐसा शेप जो पहले फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में रहे और बाद में डिस्क शेप में आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं मेटाडिस्क्वाइडल शेप। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो इनिशियली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर और लेटर ऑन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। लेटर ऑन डिस्क लाइक। ठीक, इतना समझ में आ गया? क्लियर? अब हम लोग देखेंगे भाई प्लेसेंटा के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ज्यादा नहीं, तीन चार, ये बहुत ज्यादा है। लिखो फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। पहले नंबर पे देखेंगे इट एक्ट एज अ बैरियर। ठीक है, बैरियर बोलने का मतलब ये फीटस बॉडी को मदर के बॉडी से सेपरेट करता है। मम्मी का ब्लड ग्रुप और बच्चे का ब्लड ग्रुप सेम होता है क्या? हाँ, वो डिपेंड करता है, मतलब कि वो चांस बाई है, बाई चांस है। ठीक है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि मदर का जो ब्लड ग्रुप रहेगा वही बेबी का होगा। तो भाई 9 महीने तक बच्चा जो है वो एक मदर के यूट्रस में बढ़ रहा है। ठीक है, और मदर का ब्लड भी उसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। सोचो कितना ज्यादा सिक्योरिटी में बच्चे का डेवलपमेंट होता है मदर यूट्रस में। आ रहा समझ में? मदर का ब्लड तक उसके कांटेक्ट में नहीं आता, ना ही कोई सा भी प्रोडक्ट उसके कांटेक्ट में आता है। सब बहुत बेहतरीन तरीके से मैकेनिज्म के साथ में एक्सचेंज होते हैं। और एक्सचेंज पॉइंट कौन सा है बोलने से? तुम्हारा प्लेसेंटा। और एक्सचेंज करने के लिए, फिटल बॉडी में एक्सचेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो रहता है ये होता है तुम्हारा अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड कुछ नहीं है, वो ब्लड वेसल्स का ग्रुप होता है। ठीक है, क्या होता है? वो ब्लड वेसल्स का ग्रुप होता है जिसमें कि तुम्हारे एक आएगा तुम्हारा कौन सा बोल रहे उसको, अम्बिलिकल आर्टरी, और एक आ जाएगा अम्बिलिकल वेन्स। अम्बिलिकल उल्टा होता है, वहां पे भी याद रखना, अम्बिलिकल वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और अम्बिलिकल आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। उसके बारे में भी लिखेंगे, चलो पहले इसको खत्म करें। तो फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, सबसे पहले में क्या आ जाएगा? एक्ट एज बैरियर।
सेकेंड, हेल्प इन रेस्पिरेशन। थर्ड, हेल्प इन एक्सक्रीशन। क्लियर? ये सारे इसी से काम होने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि एक्सक्रीशन का भी काम बच्चा जो फीटल रहता है वो मदर यूट्रस के इनसाइड में नहीं करने वाला होगा, साथ ही साथ भाई वो बॉडी के इनसाइड में है, सांस लेने के लिए कोई रास्ता थोड़ी है जो वहां सांस ले पाएगा और रेस्पिरेशन कर पाएगा। तो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो गया, एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो गया, ये सारे के सारे वो मदर के बॉडी पे डिपेंडेंट रहता है और कनेक्टेड रहेगा थ्रू प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड। इसी के थ्रू ये सारे के सारे फंक्शंस पे परफॉर्म होते हैं, इन्हीं दोनों पार्ट्स के थ्रू। और एक और इस पे लिखेंगे हम लोग, एक्ट एज एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर? अब जैसे एक्ट एज बैरियर बोल रहा है, प्रिवेंट इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ किसका किसका, मदर बॉडी एंड फीटल बॉडी। तो लिखो प्रिवेंट फ्रॉम इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस। क्लियर? रेस्पिरेशन में ये क्या ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन यहीं से हो जाएगा, इसको भी देख लेना। एक्सक्रीशन, जो भी बॉडी में एक्सक्रीशन प्रोडक्ट बनता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है फीटल बॉडी में, वो सारे उसके ब्लड के थ्रू, फीटल बॉडी के ब्लड के थ्रू वो आएगा एम्बिलिकल कॉर्ड तक। एम्बिलिकल कॉर्ड से कहां पहुंचेगा, प्लेसेंटा तक। प्लेसेंटा ब्लड को वापस इधर आने नहीं देगा, प्लेसेंटा जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करेगा, मदर बॉडी में एंट्री करवा देगा। तो फिर मदर का जो भी वहां पे वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा होगा उसी के साथ में फीटस का भी वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, बाहर। क्लियर? आगे इतना समझ में? ठीक है, तो ये हो जाएगा। और फिर एक्ट एज एंडोक्राइन सिस्टम। एक्ट एज एंडोक्राइन सिस्टम बोलने का मतलब इस टाइम पे प्लेसेंटा जो रहता है वो एक ग्लैंड के जैसा अपीयर होता है, और ग्लैंड के जैसे वो बहुत सारे हॉर्मोन्स भी सीक्रेट करने वाला होता है। आगे इतना समझ में? इतना लिखे क्या, इतना लिख लिए। फोर्थ पॉइंट अब लिखो, हॉर्मोन्स सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, ज्यादा है नहीं, 6 8 10 कुछ होंगे। हाँ, 3 4 कहाँ है, तुम लोग बहुत कम कम पढ़ते। देखो आगे देखो, तो यहाँ पे देखो हार्मोन्स कौन कौन से सीक्रेट होने वाले हैं। अरे पैदल लो, वो तुम्हारे बुक में जहाँ पे दिया हुआ वहीं पे 3 दिया हुआ है, बाकी आगे पार्चुरेशन में फिर हेल्प होगा कि नहीं, यूज होगा कि नहीं होगा हार्मोन्स का। वो सारे हार्मोन भी एक ही जगह पे कर लो ना, कहा अलग अलग जगह पे उसको देखोगे। क्लियर? तो ज्यादा नहीं है, 6 ही हार्मोन्स है। देखो पहले नंबर पे आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे HCG, इसको बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स। लिखो, ठीक है? तो ये क्या करेगा, ये LH का जगह लेने वाला है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जगह पे ये वहां पे एक्ट करने वाला रहेगा। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, क्या करता है, कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है। तो इसका भी फंक्शन क्या हो जाएगा, टू मेंटेन कॉर्पस लूटियम। मेंटेन कॉर्पस लूटियम। नेक्स्ट एक आ जाएगा यहां से HPL, या इसी को बोलते हैं HCS भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखो HPL का यहां पे नाम हो जाएगा ये ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन।
ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ये हो गया, और इसी का दूसरा नाम HCS होता है। HCS बोलने का मतलब ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन, सॉरी सोमेटोमेमोट्रोपिन। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन। ये क्या काम करवाने वाला रहेगा? बेबी मतलब कि जो भी तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, फीटस या एम्ब्रियो है, उसके बर्थ से पहले मदर बॉडी में मिल्क सिक्रेशन का काम करवाएगा। तो जैसे ही जो क्या बोलना चाहिए, एम्ब्रियो है, फुली डेवलप होने के बाद जब वो बेबी बनकर के बाहर निकलने वाला रहेगा, तो बाहर आते ही उसका क्या करवाना है? लैक्टेशन करवाना है। क्लियर? तो लैक्टेशन करवाने के लिए पहले क्या लिखे हैं? लैक्टोजन लिखे। हाँ, तो लैक्टेशन करवाना है, तो लैक्टेशन करवाने के लिए बर्थ से पहले ही मदर बॉडी में मिल्क का प्रोडक्शन हो चुका रहना चाहिए। ठीक है? तो प्लेसेंटा जैसे फॉर्म हो गया, तो प्लेसेंटा क्या रिलीज करता है? एचपीएल। एचपीएल जाएगा किसके पास? हाइपोथैलेमस के पास। फिर उसका प्रोसेस बताए थे, फिर वो क्या बोलते हैं उसको भाई, जो हम लोगों ने मेमोरी ग्लैंड देखा हुआ था, तो मेमोरी ग्लैंड के टाइम पे मैंने तुमको बता दिया था कहां कहां पे कौन कौन से मसल्स होते हैं। मायोमेट्रियम मसल्स के पास ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर होता है, वो आता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, तो वहां से फिर मिल्क सिक्रेट भी होता है। तो ये सब वहां पे तुमको करवा दिया गया था। तो ये वो काम करने वाला रहेगा। ये क्या काम करवाता है? मिल्क सिंथेसाइज करवाता है। क्लियर? क्लियर? चलो नेक्स्ट, थर्ड। थर्ड नंबर पे अब हम लोग इसमें देखेंगे, ये तो हो गया एचपीएल और एचसीएस हो गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे भाई एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, लिख लो भाई प्लेसेंटा सिक्रेट करता है, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा तुमको कि प्लेसेंटा सिक्रेट करता है। प्लेसेंटा आल्सो सिक्रेट्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर? इसके बाद दो और हार्मोन्स, ये दो हार्मोन्स हो गया, दो ऊपर दो, ये दो और देखेंगे। एक आ जाएगा इसमें से तुम्हारा ह्यूमन कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिक्स। ठीक है, लिखो। कॉर्टिकोट्रोपिक। क्लियर? एक ये हो गया, और एक देखेंगे हम लोग फिफ्थ नंबर पे रिलैक्सिन। ठीक है, रिलैक्सिन। अब ध्यान दो, ह्यूमन कोरियोनिक क्या बोलते हैं इसको, कॉर्टिकोट्रोपिक जो है, ये तुम्हारे पार्चुरेशन में हेल्प करेगा। तो इसमें बस अब भी लिख लो, हेल्प इन पार्चुरेशन। हेल्प इन पार्चुरेशन। और रिलैक्सिन जो है, ये भी पार्चुरेशन में ही काम आता है। और पार्चुरेशन के टाइम पे ये कराएगा क्या? जो सर्विकल कैनाल होता है, सर्विकल कैनाल के पास में तुमको प्यूबिक मतलब प्यूबिक बोन्स दिखता है, तो ये क्या कराता है? ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को डायलेट करवाता है, मतलब प्यूबिक बोन्स जो रहेगा उसको डायलेट करवाएगा, तो फैलेगा, जिसके वजह से फिर जो डेवलप्ड एम्ब्रियो रहेगा उसको बाहर निकलने के लिए रास्ता मिलेगा। आया समझ में ये? तो इसमें लिखना रिलैक्सिन क्या करवाता है? ये हेल्थ इन पार्चुरेशन, प्यूबिक सिम्फाइसिस करवाएगा। हेल्थ इन प्यूबिक सिम्फाइसिस लिखो। हेल्थ इन प्यूबिक सिम्फाइसिस, इट डायलेट्स प्यूबिक बोन्स, लिख सकते हो लिखना चाहो तो। हुआ क्या? हो गया ये? लिखो लिखो जल्दी लिखो, एक और करवाऊंगा फिर जाना आज। छोटा सा ही है, 2 लाइन लिखना है, 2-3 लाइन। अच्छा ये बी दिख रहा है क्या? ये नीचे है प्यूबिक सिम्फाइसिस। हो गया? चलो एक टॉपिक और लिखो फिर जाना, अम्बिलिकल कॉर्ड। हॉर्मोन्स तो और भी होते हैं भाई, कॉर्टिसोल रिलीज होगा। कॉर्टिसोल समझ में आता है क्या? हाँ, स्ट्रेस हार्मोन होता है। कॉर्टिसोल रिलीज होगा, थायरॉक्सिन रिलीज होगा, लेकिन कॉर्टिसोल थायरॉक्सिन इन सब के बारे में मैं तुम लोगों को पार्चुरेशन के टाइम पे करवा दूंगा।
ठीक है, बाकी वो दोनों नाम याद बड़े थे, इसी वजह से दोनों को करवाया गया। अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड बेसिकली ये होता क्या है, इट इज अ, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। लिखो, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, तो ये ब्लड वेसल्स का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इस पे बेसिकली दो टाइप के ब्लड वेसल्स रहने वाले हैं, क्या क्या हो जाएगा ये, अम्बिलिकल आर्टरी और एक हो जाएगा अम्बिलिकल वेन्स। अम्बिलिकल वेन्स हो गया ये, क्लियर। अब अम्बिलिकल आर्टरीज में कौन सा ब्लड फ्लो होता है, और इसमें क्या आ जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर, क्लियर, बस अम्बिलिकल कॉर्ड के लिए इतना ही देखना है। चलो इतने को नोट डाउन कर लो भाई, इसके बाद फिर बाकी जो रहेगा ये कल कंप्लीट करवाने की कोशिश करते हैं, कल हो जाए तो बहुत बढ़िया, बाकी कल नहीं होगा, तुमको संडे को आना ही है।